हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर। इसकी व्याख्या की बात हम इस वीडियो में करेंगे आज। इससे पहले कविता के बहाने जो इनकी कविता है आपके कोर्स में, उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर पहले आप उसे कंप्लीट कर लें ताकि उसे भी आप साथ साथ कंप्लीट कर लें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देरी के हम इसे शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप कविता को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसकी व्याख्या को समझ पाएंगे। देखिए, पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो कवि इसमें एक बात ये बताना चाह रहा है। पहले हम इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली भी आप सीधा कह सकते हैं या खड़ी बोली हिंदी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद में हम देखें, ये जो है छंदमुक्त कविता है। दो ही कविताएं आपके कोर्स में है इनकी, कुंवर नारायण की, दोनों ही कविताएं आपके छंदमुक्त है। इसके बाद में बात करें यहां पर हम, तो हम देखेंगे कि इसमें दो तीन बातें पहले मैं आपको समझा दूं ताकि आप व्याख्या को बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि वो एक बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। कोई भी एक बात हम किसी को कहना चाहते हैं मान लीजिए, और सीधी भाषा में कह दें तो अगले को जल्दी समझ में आ जाएगी। ऐसा ही कविता के मामले में है कि अगर आप कविता के नजरिए से किसी को बात कहना चाह रहे हैं, कविता बनाना चाह रहे हैं, लोगों को कोई अच्छा संदेश देने के लिए, कोई भी बात कहने के लिए, तो बात जो आपकी बात है, जो आपका कथन है, उसके लिए आप एक सरल और सहज भाषा का प्रयोग करिए ताकि लोगों तक भी सरलता से पहुंच जाए और किसी प्रकार की क्लिष्टता उसके अर्थ को समझने में न आए। ये कवि का मूल भाव है। अब उसके लिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो बात है, मान लीजिए, उसके लिए आगे वो एक उदाहरण देंगे। उनकी जो बात है वो पेंच की तरह है। पेंच का मतलब होता है स्क्रू, जिसे हम कहते हैं। पेंच की चूड़ियां होती है इस तरह से, स्क्रू की चूड़ियां होती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि बात तो है पेंच और उसकी जो चूड़ियां हैं वो है उसका अर्थ, यानी कि उसका भाव। आप अर्थ कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं। जब आप बात के साथ और ज्यादा भाषा को इधर उधर प्रयोग करके मान लीजिए जबरदस्ती करते हैं उसको अच्छे से अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर ये इसका जो पेंच है वो घिस जाते हैं। जैसे हम स्क्रू को बार बार जो है कसें, तो वो जो पेंच होता है उसकी चूड़ियां मर जाती है। चूड़ी मर जाना यानी भाव का नष्ट हो जाना। वैसे ही जो बात होगी उसका मूल भाव या जो अर्थ होगा वो नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और फिर उस कविता का कोई महत्व रहेगा नहीं। क्योंकि किसी भी कविता का आधार सिर्फ ये होता है कि आप अच्छे शब्दों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को सहज तरीके से रखें, लोग उसमें से कोई एक अच्छा संदेश ग्रहण कर पाए। साहित्य का यही अर्थ है। लेकिन यदि आप केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, केवल ये बताने के लिए कि हम अच्छे से अच्छी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कविता को क्लिष्ट बना देंगे, कठोर बना देंगे, कठिन बना देंगे, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। वो केवल शब्दों का जाल मात्र रह जाएगी। ये मैं आपको एक पूरी कविता का भाव समझा रहा हूं। अब हम एक एक करके लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या की बात करते हैं। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि एक सीधी सरल, अच्छा इसमें हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो कविता को इस प्रकार टेढ़ा करके बनाता है, ऐसे लोगों पर, ऐसे कवियों पर, ऐसे विद्वानों पर कवि ने इसमें व्यंग्य किया है। ये एक सीधी सी बात है। कवि कहते हैं बात सीधी थी, अर्थात में एक सीधी सरल बात को जो है वो कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता था। सीधी बात का मतलब यह है। लेकिन अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने के चक्कर में वो टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने का मतलब है जो सरल बात थी वो क्या हो गई, कठिन हो गई, कठोर हो गई, बेकार हो गई। कवि कहते हैं सीधी सरल बात को मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन अच्छी भाषा के इस्तेमाल के चक्कर में कठिन शब्दों का प्रयोग कर देने से वह बात कठिन हो गई और ज्यादा क्लिष्ट हो गई। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की कोशिश में, बात के मूल भाव को या बात के सहज स्वरूप को पाने के लिए मैंने तरह तरह से भाषा को उल्टा पलटा, उलट पलट कर, तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर, यानी शब्दों को उलट पलट कर मैंने प्रयोग किया कि या तो जो बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आगे देखिए लिखा कि बात या तो बने या भाषा से बाहर आए, कि मैं शब्दों को बार बार इसलिए उलट पलट रहा था, घुमा फिरा कर प्रयोग कर रहा था, ताकि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो या तो सरलता से स्पष्ट हो जाए, या फिर जो शब्दों के जाल में, शब्दों की कठिनता में उलझ गई है, उस कठिन भाषा से वह मेरी सरल बात बाहर आ जाए, उसकी सरलता बनी रहे। इसके लिए मैं बार बार प्रयत्न कर रहा था। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन मेरी ये जो कोशिश थी भाषा की सरलता को बनाए रखने की और मेरी बात की सरलता को बनाए रखने की, बार बार कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाने के कारण वह मेरी सरल सी सीधी सी बात पेचीदा हो गई। पेचीदा का मतलब होता उलझन भरी, यानी उस मेरी बात में और ज्यादा उलझन आ गई, और ज्यादा क्लिष्टता आ गई, और ज्यादा कठोरता उसके अंदर आ गई अर्थ को समझने में, और ज्यादा कठिन हो गई मेरी वह बात, मेरी वह कविता।
सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि मेरे सामने जो मुश्किल थी, यहां से कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि कवि के सामने किस चीज की मुश्किल थी, किस बात की मुश्किल थी, तो आप बताएंगे कवि के सामने अपनी सरल बात को सहज रूप में स्पष्ट करने की समस्या थी। कवि कह रहे हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता जा रहा था। कवि कहते हैं कि मेरे सामने जो मुश्किल थी कविता को सरल शब्दों से स्पष्ट करने की, उसे धीरज के साथ समझने के बजाय, धैर्य रखकर समझने के बजाय मैं उस बात रूपी पेंच को, रूपक अलंकार है इसमें, बात को पेंच मान लिया कवि ने, इसलिए रूपक है, ठीक है, रूपक मैं लिख भी देता हूं यहां पर, रूपक अलंकार इसमें। तो बात रूपी जो पेंच था, यानी जिस प्रकार हम पेंच को बार बार कसे, उसे खोलने के बजाय कसते ही जाए तो चूड़ियां मर जाएंगी, उसकी चूड़ियां घिस जाएंगी। वैसे कवि कह रहे हैं कि उस बात रूपी पेंच को मैं खोल तो नहीं रहा था, बार बार लगातार बेहतर कस रहा था। बेहतर कसने का मतलब और ज्यादा कसता चला जा रहा था, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे इस काम पर, कर्तव्य यानी काम, क्योंकि मेरे इस कार्य पर, मेरे इस काम पर मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी तमाश बीनों की, यहां तमाश बीन है, थोड़ा सा ये मिट गया है, तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरी इस कविता के पीछे मुझे पता था कि अगर मैं कठिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बढ़िया शब्दावली का प्रयोग करूंगा यदि, तो जो सुनने वाले श्रोता हैं, वे तमाश बीन का मतलब श्रोता या देखने वाले दर्शक, या तो कविता को सुनते हैं कहीं पर हम ऑडियो के रूप में, या फिर कोई कवि अगर स्वतः पढ़ रहा है, स्वयं ही पढ़ रहा है मान लीजिए कहीं पर कवि सम्मेलन में, तो हम उसे देखते हुए सुनते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो तमाशबीन होंगे, जो श्रोता होंगे, वो मुझे शाबाशी देंगे और मेरी वाहवाही करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। वाहवाही का मतलब यह है मेरी प्रशंसा करेंगे। इस चीज के लिए मैं बार बार उस कठिन शब्द का प्रयोग किया ही जा रहा था, कविता में कठिन शब्दावली का प्रयोग करता ही जा रहा था, और पेज को खोलने के बजाय, अर्थात भाषा को सरल प्रयोग करने के बजाय बार बार कठिनता से प्रयोग कर रहा था, इसलिए कि मुझे तालियां और शाबाशी मिले। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की, चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि जिस बात से मैं शुरू से ही डर रहा था, आखिरकार वही हुआ। यानी मुझे डर था कि मैं जिस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं उसका भाव न नष्ट हो जाए, क्योंकि भाव के बिना तो कविता का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अंततः जब मैं लगातार ऐसी जोर जबरदस्ती करता रहा, यानी लगातार कठिन शब्दों का प्रयोग करता रहा, शब्दावली कठोर प्रयोग करता रहा, तो इस जोर जबरदस्ती के कारण बात की चूड़ी मर गई। मुहावरे का प्रयोग हुआ इसमें, बात की चूड़ी मरना यानी बात का निरर्थक हो जाना, बात का भाव नष्ट हो जाना। बात क्या हो गई? निरर्थक हो गई। बात की चूड़ी मरना मुहावरा प्रयोग हुआ है, तो यहां पर रूढ़ी लक्षणा है। शब्द शक्ति भी आपके कोर्स में है। शब्द शक्ति अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैंने पहले से, बहुत पुराना वीडियो वाला की, लेकिन बढ़िया वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोज में नए सिरे से, नए तरीके से शब्द शक्ति और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब मैं जिस बात के लिए डर रहा था, आखिरकार वही हुआ, और बार बार भाषा को उलटने पलटने, शब्दों का बार बार कठोर प्रयोग करने से बात की चूड़ी मर गई। अर्थात जिस प्रकार पेंच घिस जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही बात रूपी पेंच की चूड़ी मर गई, अर्थात मेरी बात बेकार हो गई और वह केवल भाषा का संग्रह रह गई। भाषा में बेकार घूमने का मतलब क्या है कि ऊपर से तो कविता नजर आ रही थी, भाषा तो नजर आ रही थी उसकी, लेकिन उसमें भाव नहीं था, और भाव के बिना तो क्या है, कविता हो ही नहीं सकती, भाव मर गया उसका। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी वह जो कविता थी वह कठोर शब्दों से भरी हुई थी और वह भाषा का एक संग्रह मात्र हो गई, भाषा का एक जाल मात्र रह गई, उसका भाव नष्ट हो गया, कविता निरर्थक हो गई। जब मैं हार गया, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब मैं हार गया, थक हार कर मैंने उस कविता को उसी जगह छोड़ दिया। तात्पर्य यह है कि जब पेंच की चूड़ी मर जाए तो वह कील की तरह हो जाएगा, क्योंकि कील में तो चूड़ियां नहीं होती। तो वैसे ही मेरी बात भी अब क्या हो गई थी, बिना चूड़ी के, अर्थात बिना भाव की रह गई थी। तो जिस प्रकार किसी स्क्रू की, किसी पेंच की चूड़ी मर जाने पर वह कील की तरह होता है और उसे हम दीवार में ठोक दें, वैसे ही उसकी कसावट तो खराब हो जाएगी, वैसे ही उस कविता को भी मैंने ज्यों की त्यों उसी जगह छोड़ दिया। अर्थात वो कविता जहां थी वहीं मैंने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ा। अब कवि कह रहे हैं कि वो जो कविता मेरी थी, जिस कविता का मैंने निर्माण किया था कठोर शब्दों के साथ, उसकी सरलता नष्ट हो जाने के कारण वह ऊपर से तो अच्छी नजर आ रही थी, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कह रहे हैं कि जैसे एक कील को हम दीवार में ठोके, बाहर से तो वो मजबूत नजर आएगी, लेकिन एक पेंच में, एक स्क्रू में जो ताकत होती है, जो कसावट होती है, वो एक कील में नहीं होती। वैसे ही मेरी कविता भी कील की तरह भाव शून्य हो गई थी। ऊपर से तो वह अच्छी नजर आ रही थी सुनने, पढ़ने, देखने में, लेकिन उसमें न तो भावों का कसाव था, ना ही कोई शब्द शक्ति की ताकत बची थी। वह बिल्कुल निरर्थक कविता हो गई थी, बेकार हो गई थी।
अब यहां मानवीकरण अलंकार है, देखिए इसमें जो यहां से यहां तक का पैरा है ना, इसमें मानवीकरण अलंकार आप लिख भी सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। देखिए, बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अब बात तो कोई व्यक्ति नहीं है, वो बच्चा नहीं हो सकती, लेकिन यदि किसी निर्जीव चीज के बारे में, किसी भाव को, किसी निर्जीव चीज को अगर हम सजीव बनाकर मानवों की तरह क्रिया करवा दें, वहां मानवीकरण होता है। जैसे पंत जी की एक कविता है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब पत्थर तो कभी पानी नहीं पी सकते, कभी कह रहे हैं पानी पी रहे हैं, ऐसी स्थिति में मानवीकरण होता है। यहां भी मानवीकरण है, क्योंकि बात को यह कहा गया है कि वह शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि वह बात जिसको मैं सरलता से स्पष्ट करना चाह रहा था, वह मानो किसी शरारती बच्चे की तरह मुझे परेशान कर रही थी, मुझसे खेल रही थी, और जब मैं थक गया, कविता को जो का त्यों वहीं पर छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस प्रकार थका हुआ और पसीना पहुंचता हुआ देखकर मानो बात स्वयं मुझसे पूछ रही हो कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। बरतने का मतलब प्रयोग करना। मानो मुझे ऐसा लगा अंत में कि बात स्वयं मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम सहूलियत मतलब सावधानी से या सरलता से, कि तुमने किसी भाषा को सरलता या सावधानी से प्रयोग करना नहीं सीखा है। बरतने का मतलब क्या है? प्रयोग करना। कहने का तात्पर्य यह है, कवि ये बताना चाहते हैं कि आप अगर सरल बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कविता के माध्यम से या किसी भी तरीके से, तो आप सरल शब्दों का प्रयोग करिए। आपकी भाषा भी सरल होनी चाहिए अगर आप सरल बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, बहुत ही बोधगम्यता के साथ, सरलता के साथ। ये इसका सेंस है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने इसका व्याख्या का काम कंप्लीट कर दिया है, व्याख्या हमने पूरी कर ली है। आने वाले वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर्स की हम बात करेंगे। आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट चैप्टर उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। और यदि आपको इन वीडियोज में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।